वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म एग्जाम्स। ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे पॉइंट्स जिनसे MCQs भी आते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह भी आते हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है। सो ये कर्व होता है, ग्राफ होता है जो कि ज्वाइन करता है तमाम पॉइंट जो कि शो करते हैं मैक्सिमम अमाउंट जो है गुड्स और सर्विस का जो कि कंट्री प्रोड्यूस कर सकता है एक गिवन टाइम के अंदर, जो टाइम दिया गया है उसके अंदर भी, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि होता क्या है कि रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के अंदर लिमिटेड होते हैं, कहीं भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो अगर एक कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उन्हीं रिसोर्सेज से अगर एक चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा तो दूसरी चीज़ को कम प्रोड्यूस किया जाएगा। एक प्रोडक्ट के यूनिट के अंदर इजाफा किया जाएगा तो दूसरी प्रोडक्ट के यूनिट के अंदर कम किया जाएगा। इसी चीज़ को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शो करता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है कि इंक्रीज़ होना टोटल आउटपुट के अंदर एक कंट्री की ओवर टाइम। टोटल आउटपुट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन के अंदर इजाफा हो जाता है। एक तो ये कि आउटपुट उतना ही हो रहा है, लेकिन महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ गई तो हम ये कह रहे हैं कि आउटपुट में इजाफा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि आउटपुट के अंदर इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के 1000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं गाड़ियों के एक साल, तो दूसरे साल अगर 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब हम इसको कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। ये नहीं होगा कि 1000 एक साल हुए, दूसरे साल भी 1000 हो रहा है, लेकिन महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ गई गाड़ियों की, तो हम कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो ये जो है वो लॉन्ग रन एक्सपेंशन होता है कम इकोनॉमी की एबिलिटी का कि प्रोड्यूस किया जाए आउटपुट। और जब GDP जो है कंट्री की इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये कि कंट्री की जो कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली तौर पे ग्रो कर रही है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह पॉसिबल बनाया जाता है, इंक्रीज़ करते हुए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें, जो भी इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके, यानी कि लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप, जब इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर इजाफा किया जाएगा तो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। सो अब हम बात करते हैं गिफन गुड्स की। सब कैटेगरी होती है इन्फीरियर गुड्स की। ये रेयर टाइप होती है गुड की, जो कि बहुत कम पाई जाती है रियल वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि चेंज इन प्राइस से चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर। दूसरे वर्ड में बात की जाए तो इंक्रीज़ होना प्राइस के अंदर गिफन गुड्स की नतीजा निकलता है इंक्रीज़ होना क्वान्टिटी डिमांड के अंदर। नाउ दी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? एक ग्राफ होता है जिसको कुछ इस तरीके से हासिल किया जाता है कि जो प्राइस होता है डिटर्मिनेंट का, उसको प्लॉट करते हैं क्वांटिटी डिमांड के अगेंस्ट, यानी एक तरफ प्राइस होगा तो दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांड होगी। इस तरीके से हम डिमांड कर्व को जो है वो ड्रॉ करते हैं, उसको बनाते हैं। सो यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी से मुराद बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन होते हैं जो कि कंजम्पशन से मिलते हैं गुड्स या सर्विस के। जितने ज़्यादा बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी गुड्स या सर्विस की कंजम्पशन से, उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होती है। नाउ दी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटायर सेटिस्फेक्शन होती है जो कि मिलती है कंज्यूम करने से गुड्स या सर्विस, यानी कि मुकम्मल जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है किसी एक गुड्स या सर्विस की कंजम्पशन से, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। नाउ दी प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है प्रोडक्शन के दरमियान गुड्स या सर्विस और जो इनपुट का यूज़ किया गया है उनके दरमियान। प्रोडक्शन फंक्शन को यूजुअली तौर पर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जैसे कि Q = F/L के, जहाँ पर Q जो है वो क्वांटिटी होती है प्रोडक्शन आउटपुट की, L जो है वो क्वांटिटी है लेबर की, लेबर इनपुट की, और K जो है वो क्वांटिटी होती है कैपिटल इनपुट की। सो प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली जो है वो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, जो इनपुट दिया जा रहा है और उससे फिर जो आउटपुट मिल रहा है उसके दरमियान। सो मैथमेटिकली तौर पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे Q बराबर है =F/K/L/N/ETP, जहाँ पर Q तो हो गया आउटपुट क्वांटिटी है, यानी कि आउटपुट है, और K कैपिटल हो गया, L लेबर है, N जो है नेचुरल रिसोर्सेज, E जो है एंटरप्रेन्योरशिप, T जो है टेक्नोलॉजी, एंड द P इज़ द पावर हो गया। नाउ द इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की हम बात करते हैं तो इंक्रीज़ होना एफिशिएंसी के अंदर प्रोडक्शन की एज ए नंबर ऑफ गुड्स बीइंग प्रोड्यूस इंक्रीजेस। एफिशिएंसी के अंदर प्रोडक्शन की इजाफा होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ गुड्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और टिपिकली कंपनी अचीव करती है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, तो उससे क्या होता है कि लोअर हो जाती है जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होती है
क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट होती है, इस वजह से जब ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा, जो फ़िक्स कॉस्ट होगी ज़ाहिर बात है वो अपनी जगह बरकरार रहती है, तो फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कमी आती चली जाती है। तो इसलिए जिसको हम कहते हैं, सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, तो जब ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी तो जो पर यूनिट कॉस्ट होती है उसके अंदर कमी आती चली जाएगी, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहती है, तो जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो कम होती चली जाएगी। नाउ दी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये सम होता है तमाम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का। जब तमाम फिक्स कॉस्ट और तमाम वेरिएबल कॉस्ट को हम मिला देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाती है, और इसको प्लॉट किया जाता है वर्टिकल समीशन के तौर पे हॉरिजॉन्टल लाइन की। सो इसका फार्मूला है टी सी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस वी सी, यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और अब ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं, और एब्सेंस होती है इसके अंदर एंट्री बैरियर्स की। और इस हिसाब से तो ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह है, लेकिन फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर होती हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं होती जिस तरह से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है। उससे तो खैर कुछ हद तक ज़ाहिर बात है डिफरेंस है, यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होती है, और इस हिसाब से ये परफेक्ट कंपटीशन से अलग है। नाउ दी ओलिगोपोली की बात की जाए तो ये मोनोपोली की तरह है, इस हिसाब से कि यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ़ फर्म्स होती हैं, बहुत कम फर्म्स होती हैं मार्केट के अंदर, और बैरियर्स भी जो है वो पाए जाते हैं। ये इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल गाड़ियों की अगर हम बात करें तो जो गाड़ियों की कंपनियाँ होती हैं वो ओलिगोपोली के अंदर फॉल करती हैं, और हमारे यहाँ पे तो एक तरह की मोनोपोली उन्होंने बनाई हुई थी, कोलिजन किया हुआ था उन्होंने। सो ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह भी सिमिलर होता है इस सेंस में कि फर्म कॉम्पीट करती है। अगर आपस में फर्म्स कॉलूट ना करें, कॉल्यूजन ना बनाएं, वो मोनोपोली की तरह अगर ना हो तो फिर वो कॉम्पीट भी करेंगी, और फिर कॉम्पिटिशन उनका बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो फिर उससे ज़ाहिर बात है कस्टमर्स का फ़ायदा होता है। उससे फिर क्या होता है कि फिर प्राइस बहुत गिरते जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की तरह जो है प्राइस मिलेंगे। और कोल्यूजन जैसे कि आपको बताया गया कि जब दो या दो से ज़्यादा फर्म जो है वो आपस में मिल जाती कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कि वो सेल करें, सेट करें प्राइस और क्वांटिटी मिल के कि हमने इतना प्रोड्यूस करेंगे, हम इतनी प्राइस रखेंगे, आपस में मिल जाती हैं फर्म्स। सो फर्म्स कोलैबोरेट कर जाती हैं ताकि वो प्रॉफिट जो है उनको मैक्सिमाइज कर सके इंडस्ट्री में, और वो बिहेव करते हैं सिंगल फर्म की तरह, जिस तरह हमारे यहाँ पे गाड़ियों की फर्म्स ने कोलैबोरेट किया तो उन्होंने मोनोपोली की तरह बिहेव किया। और इनका मकसद यही होता है कि अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको बढ़ाना। नाउ दी एग्रीगेट डिमांड, एक तो डिमांड है और ये है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है वो टोटल प्लान या डिज़ायर्ड स्पेंडिंग होती है इकोनॉमी के अंदर एक गिवन पीरियड के दरमियान, और जो एग्रीगेट डिमांड है ये सम है इन तमाम चीज़ों का, जिसके अंदर कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट आती है, और ये इन्वर्सली रिलेट करती है जो एग्रीगेट प्राइस लेवल होती है थ्रू द वेल्थ, इंटरेस्ट रेट, इंटरनेशनल परचेजिंग पावर वगैरह के ज़रिए। नाउ दी क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाइडली तौर पे इसको रिगार्ड किया जाता है एज अ फर्स्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, और इसके जो मेजर डेवलपर हैं उसके अंदर जो है वो एडम स्मिथ आ जाते हैं, डेविड रिकार्डो हैं, इसके अलावा थॉमस मैल्थ्यूज़ और जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह ये आ जाते हैं। और कभी कभी जो डेफिनेशन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की उसको एक्सपेंड किया जाता है, जिसके अंदर विलियम पैटी को भी शामिल कर लिया जाता है, जोहन हेनरिक को शामिल कर लिया जाता है, इसके अलावा कार्ल मार्क्स को भी। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे ये अर्लीस्ट ब्रांड थे इकोनॉमिस्ट के, जो कि वर्ल्ड जानती है जिनको, और ये एसेंशियली तौर पे माइक्रो इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि जो इनकी थ्योरीज थी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस करती थी। और इनका बिलीफ ये था कि मैक्रो इकोनॉमी जो एक अनइंटरेस्टिंग एग्रीगेशन है इंडिविजुअल मार्केट की, और कोई भी जो प्रॉब्लम आती है मैक्रो लेवल के ऊपर वो नेसेसरीली तौर पे सिम्टम है एक इस चीज़ का कि कोई माइक्रो लेवल प्रॉब्लम है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था। यानी कि अगर मैक्रो लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो माइक्रो लेवल के इशू की वजह से हो रही है। सो नाउ दी कीन्स एंड दी ऑरिजिन्स ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो फोकस रहा है वो कीन्सियंस का रहा है। सो कीन्सियन इकोनॉमिक्स जो कि कहलाई जाती है कीन्सियनिज़म या फिर कीन्सियन थ्योरी, ये जो इकोनॉमिक थ्योरी जो कि बेस करती है आइडिया के ऊपर 20वीं सेंचुरी के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैन्यार्ड कीन्स के ऊपर। और कीन्सियन इकोनॉमिक्स ने प्रोड्यूस किया एक मिक्स इकोनॉमी, जिसके अंदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कंसिडर किया जाता है कि वो अपना रोल प्ले करें, इंपॉर्टेंट रोल। और कीन्स ने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है उनको यूज़ किया जा सकता है प्रमोट करने के लिए डिमांड मैक्रो लेवल के ऊपर भी, यानी कि अगर डिमांड ख़त्म हो रही है
इकॉनमी के अंदर से, तो गवर्नमेंट जो है वो रोल प्ले करेगी, उसकी पॉलिसीज़ ऐसी होंगी कि जिसके ज़रिए मैक्रो लेवल के ऊपर डिमांड को लेकर आया जाएगा। और इसी तरह हाई अनएम्प्लॉयमेंट का भी मुकाबला किया जाएगा, जो बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, उसका भी मुकाबला किया जाएगा। एंड डिफ्लेशन जो है, जो कुछ हुआ 1930s के दरमियान, डिप्रेशन जब आया था, ग्रेट डिप्रेशन, उस दौर में। सो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो टोटल प्लान या फिर डिज़ायर्ड स्पेंडिंग होती है इकॉनमी के अंदर एक ख़ास पीरियड के दरमियान, और ये सम है कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, और इन्वर्सली रिलेट करता है एग्रीगेट प्राइस लेवल से, वेल्थ के ज़रिए, इंटरेस्ट रेट के ज़रिए, इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफेक्ट के ज़रिए। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक। अब फ्लो और स्टॉक के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, सो फ्लो और स्टॉक क्या होता है? नॉर्मली तौर पे स्टॉक तो वही चीज़ होती है जो मौजूद है, स्टॉक में है, रुकी हुई है, और फ्लो जो है बह रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो स्टॉक के बारे में बताया गया है कि एक वेरिएबल या फिर मेजरमेंट होती है जिसको डिफाइन किया जाता है फॉर एन इंस्टेंट इन टाइम। सो स्टॉक को जो है वो मेजर किया जा सकता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, किसी भी ख़ास पॉइंट इन टाइम के ऊपर इसको मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मनी इज़ द स्टॉक, जो है मनी जो है वो क्या है? स्टॉक है प्रोडक्शन का, जो कि एग्जिस्ट करता है अभी। और दूसरे जो स्टॉक मेजर्स हैं वो पॉपुलेशन हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गया, कैपिटल हो गया, बिजनेस इन्वेंट्रीज वगैरह हो जाती हैं। और फ्लो की अगर हम बात करते हैं, सो वेरिएबल या मेजरमेंट जिसको डिफाइन किया जाता है एज अ पीरियड ऑफ टाइम। एक फ़्लो को जो है सिर्फ मेजर किया जा सकता है ओवर अ पीरियड। और जीडीपी जो है वो फ़्लो होता है प्रोडक्शन का ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। और इनकम भी जो है वो दूसरा फ़्लो मेजर है, इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टडी के लिए इकोनॉमिक्स की। नाउ दी पर कैपिटा इनकम, इसको हासिल किया जाता है डिवाइड करते हुए नेशनल इनकम जो होती है उसको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देते हैं, जितनी भी नेशनल इनकम आई, जब उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। और ये पर कैपिटा इनकम ही जो है एक्चुअली एवरेज इनकम होती है तमाम जितने भी ज़ाहिरी बातें लोग हैं उनकी, जो लोग काम करने वाले होते हैं उनकी। और ये रिप्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। सो पर कैपिटा इनकम जो है उससे ही पता चलता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। सो यानी कि जो नॉर्मली हम जो देखते हैं कि सैलरी अगर हम कंपेयर करते हैं जब हमारे कंट्री की बाकी कंट्रीज से, तो वहाँ पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ऑब्वियसली बात है, जब पर कैपिटा इनकम लो होगी किसी भी कंट्री के अंदर, तो वो उसकी इकोनॉमी को शो करती है कि इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो ख़राब है, और वहाँ के लोग ज़ाहिर बात है गरीब हो रहे हैं जब पर कैपिटा इनकम गिरती है किसी भी कंट्री की। सो अब वहाँ चाहे इंटरनेशनली तौर पे जितनी सस्ताई हो, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम ही गिरी हुई है तो उनके लिए परचेजिंग करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि वो ज़ाहिर बात है अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। सो पर कैपिटा इनकम से ही पता चलता है कि लोग कितने ज़्यादा अमीर हो रहे हैं या गरीब हो रहे हैं। असल चीज़ पर कैपिटा इनकम डिफ़ाइन करती है किसी भी कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड को। सो नाउ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि लोग कंज्यूम करते हैं जब वो रिसीव करते हैं एक एक्स्ट्रा डॉलर जो है डिस्पोजेबल इनकम का। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है न्यूमेरिकली वैल्यू जो है यूजुअली तौर पे होती है 0.1 और 1 के 0.5 और 1 के दरमियान, लेकिन कंसिडरी तौर पे वेरी कर सकती है अगर हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, पॉपुलेशन, एज ग्रुप, स्टेजेस जो होती है पर्सन के लाइफ की। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात की जाए तो ये फ्रैक्शन होता है एडिशनल डॉलर का डिस्पोजेबल इनकम के, जो कि सेव किया जाता है, यानी कि उसका एक हिस्सा होता है। और इसका फार्मूला जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, वो होता है 1 - MPS, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो रेशियो होती है टोटल कंजम्पशन का, टोटल कंजम्पशन टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो रेशियो होता है टोटल सेविंग टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला होता है 1 - एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ द इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। सो इन्वेस्टमेंट जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई से, या फिर जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि आज की कंजम्पशन को छोड़ दिया जाता है कि आज हमने कंज्यूम नहीं करना। क्यों? ताकि इंक्रीज़ किया जाए आउटपुट फ्यूचर में। लोग इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि उनकी जो प्रेजेंट की कंजम्पशन होती है उसको वो कम कर देते हैं या वो नहीं करते, उसके बदले में वो फ्यूचर के लिए ज़ाहिर बातें इन्वेस्ट करते हैं। वो फ्यूचर के लिए उनका मकसद ये होता है कि हम फ्यूचर में आउटपुट को बढ़ाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट जो है मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का।
और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शो करता है रिलेशनशिप लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के दरमियान और जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है फर्म के लिए, यानी कि जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं कॉस्ट ऑफ बोरिंग को। सो जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंस किया जाता है उसको यूज़ करते हुए बोरोड रिसोर्सेज, और जो रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट के दरमियान उन बोरिंग के ऊपर और इन्वेस्टमेंट डिमांड वो ऑब्वियसली नेगेटिव है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड में भी कमी आ जाएगी। नाउ दी नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, ये जो है ट्रेड डेफिशिएंट कहलाया जाता है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होते हैं कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के वो चेंज होते हैं टाइम के साथ, और ये रीज़नेबल है कि एक्सपोर्ट किया जाए, एक्सपेक्ट किया जाए कंट्री की ट्रेड बैलेंस के चेंज करें ओवर टाइम। नाउ द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर कंटिन्यूस राइज होता है जनरल प्राइस लेवल के अंदर। हम देखते हैं कि जो जनरल प्राइस लेवल हैं, जो तमाम जो अशिया होती हैं इस्तेमाल की, उनके अंदर एक इजाफ़ा होता है कीमतों के अंदर, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि जिसको हम महंगाई कहते हैं। महंगाई होती है तो जनरल प्राइस लेवल के अंदर इजाफ़ा होता है, और इसी का उलट जो डिफ्लेशन भी होता है जिसको हम सस्ताई कह सकते हैं। ये अपोजिट होता है इन्फ्लेशन का, और ये तब होता है जब जनरल प्राइस लेवल जो है वो फॉल हो जाता है, तमाम अशिया की कीमतों में कमी आ जाए तो उसको हम कहेंगे डिफ्लेशन हो रहा है। सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो परसेंटेज होती है जो कि एनुअल इंक्रीज़ होना एवरेज प्राइस लेवल के अंदर, सालाना तौर पे जो हम एवरेज प्राइस लेवल का इंक्रीज़ देखते हैं। नाउ दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है एक कंट्री की ट्रांजैक्शन का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ। एक कंट्री की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं दुनिया भर के साथ, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। नाउ द करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, सो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो एसेंशली जो है वो ट्रेड बैलेंस है, लेकिन साथ में इसी के नेट फैक्टर रिसीव्ड्स फ्रॉम अब्रोड को भी शामिल कर लिया जाता है। सो करंट अकाउंट है क्या, एक तो इसमें ट्रेड बैलेंस है जिसमें एक्सपोर्ट में से हम इम्पोर्ट माइनस करते हैं तो ट्रेड बैलेंस आ जाता है, लेकिन साथ में नेट फैक्टर रिसीव फ्रॉम अब्रोड भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट होता है, जनरली प्रोवाइड करता है एक डायरेक्ट पिक्चर जो है नेट एसेट पोजीशन की कंट्री की रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ। सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करते हैं, सो ये प्राइस होता है प्राइस इन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का ऑफ अ फॉरेन करेंसी के मुकाबले में। ना द गवर्नमेंट परचेजेस, सो एक्सपेंडिचर जो होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो कि गवर्नमेंट सेक्टर करते हैं। सो गवर्नमेंट जो है वो परचेजेस यूज़ की जाती है ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट, और प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट परचेजेस में जो है वो शामिल नहीं होते दूसरे गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कि ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट के लिए है। नाउ दी डायरेक्ट टैक्स, अब टैक्स डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट्स भी होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक टैक्स जो कि इनकम के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि वेजेस के ऊपर, रेंट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। यूजुअली तौर पे ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट ये जाना जाता है डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स के तौर पे, और हमारे यहाँ पे भी अब डायरेक्ट टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स ही होता था, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स भी लगाया जा रहा है। और पर्सनल इनकम टैक्स की हम बात करते हैं, एक टैक्स जो होता है इंडिविजुअल इनकम के ऊपर, और ये प्राइमरी सोर्स भी होता है रेवेन्यू का, इनकम का फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और एक जो बड़ा सोर्स होता है बहुत सी स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट के लिए। और इन प्रिंसिपल पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रोग्रेसिव कहलाए जाते हैं ये, और बेस करता है ये ग्रेजुएटेड टैक्स स्केल के ऊपर। और ये जो है ज़्यादा प्रोपोर्शनल है आज के दौर में, अगर हम देखते हैं इसके मुकाबले में, अगर हम इसको कंपेयर करें पिछली कुछ डेकेड्स के से। नाउ दी मनी सप्लाई एंड इट्स वेरियस डेफिनेशन, मनी सप्लाई जो होती है और उसकी कई सारी डेफिनेशन है। सो मनी सप्लाई की जो पहली जो चीज़ है वो एम नॉट जो है, ये जो है बेस मनी भी कहलाया जाता है। इसके अंदर जो है वो क्या है कि हाई पावर्ड मनी या फिर मॉनेटरी बेस है। इसके अंदर ये जो है वैल्यू होती है तमाम करेंसी नोट्स की, जितने भी नोट्स होते हैं, चाहे वो 10 का हो, 50 का हो, या 100 का, या फिर 5000 वगैरह का। और इसके अलावा जो कॉइन्स होते हैं जो कि सर्कुलेशन के अंदर होते हैं इकॉनमी के अंदर। सो नोट करें कि कोई भी करेंसी या कॉइन जो कि
सेंट्रल बैंक के साथ है उसको काउंट नहीं किया जाता एम नॉट, क्योंकि वो सर्कुलेशन में नहीं है। तो यानी कि जो भी सर्कुलेशन के अंदर होगा उसी को ही काउंट किया जाएगा। और M1 की अगर हम बात करें तो M1 के अंदर एम नॉट भी आ जाएगा और साथ में तमाम करंट डिपॉजिट जो कि रखे गए हैं कमर्शियल बैंक्स में। और चेकिंग डिपॉजिट वो अकाउंट होते हैं जिसके ज़रिए होल्डर्स जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं पैसे को किसी भी टाइम। और फिर M2 की अगर हम बात करें इसमें M1 भी शामिल है और तमाम टाइम डिपॉजिट्स भी। टाइम डिपॉजिट्स वो अकाउंट होते हैं जहाँ पर होल्डर्स जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं पैसा तभी आफ्टर जो है वो बैंक्स को कुछ नोटिस देने के बाद, यूजुअली जो है वो फ्यू मंथ्स। नाउ दी एलएम कर्व जो है वो क्या करता है, शो करता है कॉम्बिनेशन जो है रियल आउटपुट का और जो रियल इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर मनी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। और गोल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम की हम बात करें दी IS कर्व, सो ये जो है बहुत सिंपलर है। हम स्टार्ट करते हैं लोनेबल फंड्स के साथ या फिर मार्केट के साथ, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल प्लॉट किया जाता है एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नाउ दी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, सो इंक्रीज़ होना गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या करता है, राइटवर्ड शिफ्ट करता है, राइट की तरफ शिफ्ट करता है IS कर्व को, जिससे क्या होता है कि दोनों जो इक्विलिब्रियम है इंटरेस्ट रेट और इनकम वो राइज होते हैं। सो जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इंट्यूशन है एज वेल एज बिहाइंड इसके पीछे भी कि क्यों इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेंगे इस केस के अंदर, इस फैक्ट से कि सो इंट्यूशन जो है वो रिलेटेड है क्राउडिंग आउट इफेक्ट से गवर्नमेंट स्पेंडिंग के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।